ठीक है, पूछ रहे थे दिस इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. यस, इट इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, बिकॉज for the production of precursors of this pathway requires input of energy. तो आप देखेंगे कि हर मेलेनॉइल कोएंजाइम ए के बनने के लिए क्या चाहिए था, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उस एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइटोप्लाज्म में लाने के लिए 2 ATP खर्च हो रहा है, और उस एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलेनॉइल कोएंजाइम ए बनाने में फिर 1 ATP खर्च हो रहा है. तो एक मेलेनॉइल कोएंजाइम ए आने तक प्रिकर्सर बनने के लिए 3 ATP मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं. ओके, उसके बाद मेलेनॉइल कोएंजाइम ए बन गया, वो फिर चूंकि हर मेलेनॉइल कोएंजाइम ए में एनर्जी दे करके एक्टिवेटेड फॉर्म में हाई एनर्जी स्टेट में क्या है, कार्बोक्सिलेशन होके रखा हुआ है, जो कि इजीली डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है जिसका. ठीक है, कब होगा डिकार्बोक्सिलेशन, जब उसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा तब. तो मेलेनॉइल कोएंजाइम में एज इट इज, जब केएस डोमेन की एक्टिविटी नहीं है, जब फास्ट एंजाइम 1 कॉम्प्लेक्स अगल बगल नहीं है उसके, ठीक है, तो वो डिकार्बोक्सिलेशन अपने आप नहीं होगा उसका. नहीं तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही मेलेनॉइल कोएंजाइम ए बना, तुरंत उसका अपने आप डिकार्बोक्सिलेशन हो जाए, फिर फायदा क्या बनने का. तभी डिकार्बोक्सिलेशन होगा जब एंजाइम उसके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को लोअर डाउन करेगा. आगे एंजाइम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम बताए भी होंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, किसी क्लास में हम बताए हैं, याद आ रहा है हमको, अगर आपको याद होगा तो. व्हाट एंजाइम डज, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. तो इसलिए मेलेनॉइल कोएंजाइम एज इट इज है, एंजाइम के एब्सेंस में उसका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा विदाउट गिविंग द इनपुट ऑफ एनर्जी. ओके, डिकार्बोक्सिलेशन तब होगा जब एंजाइम के साथ ये इंटरैक्ट करेगा, यानी जब मेलेनॉइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होगा ACPR में, तब डिकार्बोक्सिलेशन होगा. जब इसको इंटरैक्ट करने के लिए कोई एक एसिटाइल ग्रुप मिल जाए केएस डोमेन में, और केएस डोमेन ही वो एंजाइम है जो यह डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा. करेक्ट? यस. तो क्या कहिएगा आप कि इस स्टेप फर्स्ट में, कंडेंसेशन के स्टेप में, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मेलेनॉइल ग्रुप इज, आ गए आप लोग, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर. ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस मेलेनॉइल ग्रुप, ये जो हो रहा है, एंड दिस डिकार्बोक्सिलेशन इज फैसिलिटेटिंग ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक तभी करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑफ इट्स सैंडविच लोकेशन मिथाइलिन कार्बन, और ये चार्ज भी तब, लेकिन तब ये अवेलेबल होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जब ये इसको छोड़ेगा, तभी तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तभी तो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है of the malonyl group, and this decarboxylation facilitates the nucleophilic attack. Nucleophile is available, but after decarboxylation टूटेगा तभी जुटेगा. ठीक है, और this decarboxylation is favored by this enzyme, is being done by this enzyme by lowering its activation energy barrier. ठीक है, तो उसके बाद चूंकि अब ये डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल तैयार है किसी को अटैक करने के लिए. ठीक है, बगल में इसको मिल गया एसिटाइल ग्रुप, तो अब यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, मिथाइलिन कार्बन का. मिथाइलिन कार्बन, मेनोनाइल वाला मिथाइलिन कार्बन. ओके, और कहां पर हो रहा है, ऑन द थायोईस्टर लिंकेज. थायोईस्टर लिंकिंग, थायोईस्टर लिंकिंग जो है, कौन थायोईस्टर लिंकिंग है, देखिए ये तो सल्फर है सिस्टीन रेसिड्यूज का, दिस सल्फर इज सिस्टीन रेसिड्यू, सो दिस सल्फर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप.
This sulfur is part of the cysteine residues which is present in this KS domain. Okay. So this cannot be called as that linkage by which this acetyl group is attached. This bond, instead, this bond can be said as the linkage by which this acetyl group is attached to this KS domain. कौन सा बॉन्ड हुआ, दिख रहा है आपको? दिस बॉन्ड. हेलो. Yes, sir. ओके, 1 सेकेंड, मैं गया हुआ था कहीं. ठीक है, अब देखिए समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? ये थायोस्टर लिंकेज है. This thioester linking, this is that thioester linking which is holding this acetyl group. ये acetyl group को पकड़ के कौन रखा हुआ है? ये वाला बॉन्ड, थायोस्टर बॉन्ड. ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड नहीं, ये वाला बॉन्ड तो सल्फर के साथ अटैच है, एंड दिस सल्फर इज पार्ट ऑफ द सिस्टीन रेसिड्यू. सो दिस बॉन्ड इज होल्डिंग दिस एसिटाइल ग्रुप. ठीक है, एसिटाइल ग्रुप टू दिस केएस डोमेन. केएस डोमेन का नाम क्या है? बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज. ठीक, ओके. और ये इस पर अटैक किया और उसके बाद थायोल ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया, सल्फर को. तो वहां पर फिर एक हाइड्रोजन आ गया. नाउ दिस थायोल ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड. सो दिस स्टेप्स नाउ कंप्लीट्स कंडेंसेशन. ठीक है. सो यह कंडेंसेशन जो है आप देख सकते हैं इसमें कि कपलिंग हो रहा है. किसके साथ? कंडेंसेशन हियर इज कपल्ड विथ डीकार्बोक्सिलेशन. और वहां पर मेलानोइल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन में देयर कंडेंसेशन वाज कपल्ड विथ द कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, व्हेन कंडेंसेशन इज कपल्ड विथ द कार्बोक्सिलेशन, तो दैट टाइम, ठीक है, energy requiring process undergone here. The condensation is coupled with the decarboxylation, so this is an energy giving process. So that's why it becomes favorable, and it happens without input of the energy. Yes, sir. ठीक है. कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन सीक्वेंस बायोकेमिकल पाथवेज में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है, नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन वहां पर भी पायरुवेट जो है प्रोड्यूस होता है फोस्फोइनोपायरुवेट से. नहीं सॉरी, फोस्फोइनोपायरुवेट प्रोड्यूस होता है पायरुवेट से. तो ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट वाला स्टेप था, पायरुवेट फोस्फोइनोपायरुवेट से पायरुवेट, दैट स्टेप इज इरिवर्सिबल, बताए थे आपको. लेकिन वो स्टेप इरिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में. मींस जो एंजाइम इन्वॉल्व है वहां पर, पायरुवेट काइनेज, दैट एंजाइम, वो एंजाइम जो है पायरुवेट से फोस्फोइनोपायरुवेट नहीं बना सकता है. ठीक, वो सिर्फ फोस्फोइनोपायरुवेट से पायरुवेट बनाएगा. ठीक, लेकिन दूसरा एंजाइम है वो कर सकते हैं. फॉर दिस एंजाइम पायरुवेट टू फोस्फोइनोपायरुवेट इज इरिवर्सिबल इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. लेकिन इन अदर पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर कार्बोहाइड्रेट अदर सबस्ट्रेट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. वो हो गया आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे में
पायरुवेट से फोस्फोइनोपायरुवेट बनते हैं और इस प्रक्रिया में भी कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन हैपेंस। ठीक, समझ में आया? Yes, sir. स्टेप 1 आप समझ गए, स्टेप 2 में चलें। Yes, sir. का वीडियो ऑन है भैया, एक सेकंड, 1 सेकंड, whose video is on? ठीक है, बीटा कीटो है। क्यों है बीटा कीटो? क्योंकि दिस इज द बीटा कार्बन ऑफ दिस ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के बाद अल्फा बीटा नंबर शुरू होता है, कार्बोनिल अल्फा बीटा। सो दिस इज बीटा कीटो ग्रुप। So this is beta keto butyryl. Why butyryl? Because of 4 carbon. And why ACP? Because this whole group, butyryl group, is attached to ACP. 1 second. सुबह से पानी नहीं था, अभी पानी आया और नल खुला हुआ रह गया था। ओके, आप लोग हैं यहाँ? Yes, sir. ठीक, सो दिस इज बीटा और एंड प्रोडक्ट दिस वन, दिस इज दैट। अब क्या होगा इसका? रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, इसका रिडक्शन होगा। ठीक, रिडक्शन कहाँ हो रहा है? आप देखिए, बीटा कार्बन का रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन। और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, किस कार्बन का? दिस CH3, दिस वन इज CH। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आया, ये एक्स्ट्रा है। दिस बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन पर अभी कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है एक एक कार्बन से, और एक तरफ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से। अब यह बीटा कार्बन देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजनेटेड, दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ठीक, ये ऑक्सीजन अभी रिमूव नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में रिमूव होगा, हाइड्रेशन स्टेप में, क्योंकि इसको फुली सैचुरेट करना है। तो पहले हाइड्रोजन ऐड हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये OH हो गया, और यहाँ पर CH हो गया, CHOH। सो दिस बीटा कार्बन का आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सो एसीटो एसिटाइल ACP, दिस इज एसीटो एसिटाइल ACP। ये हो गया एसीटो एसिटाइल ACP। ये कहाँ बना था, कंडेंसेशन स्टेप में। अब यह जो है जाएगा रिडक्शन के लिए, और रिडक्शन किसका होगा, कार्बोनिल ग्रुप एट C3 टू फॉर्म, C3 का रिडक्शन हो रहा है कार्बोनिल का, टू फॉर्म कहाँ गया, अच्छा ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये दिस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP यहाँ नहीं लिखा, यहाँ दिस इज इन द D फॉर्म,
ये डीप फॉर्म में रहता है, क्योंकि सेम तरह का इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है आपका फैटी एसिड। आगे बताएंगे नेक्स्ट स्टेप जब टॉपिक में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो उसमें जो है एल फॉर्म प्रोड्यूस होता है इंटरमीडिएट ऑफ द सेम थिंग, एल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी। ठीक है, एसीपी नहीं रहता वहाँ, एल बीटा हाइड्रोक्सिल इंटरमीडिएट, और यहाँ पर है डी बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल इंटरमीडिएट, तो ये डीप फॉर्म में है। ओके, लेकिन अंडरगोज द रिडक्शन एट द C3। C3 कौन सा हो गया? दिस इज C1, C2 एंड दिस इज C3। दिस इज C3। C3 इज द बीटा कार्बन, ओके, और इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो दिखाया गया रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक ओल ग्रुप बन गया और एक मिथाइल ग्रुप हो गया। ओके, किसका हो रहा है? ये कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप कौन है? कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप में अंतर है। कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये दिस वन, जो एसिटाइल ग्रुप था जो ऐड हुआ था टर्मिनल पोजीशन। इसको क्यों बोले कार्बोनिल ग्रुप? क्योंकि ये एसाइल ग्रुप का ये टर्मिनल ग्रुप है कार्बन का, जो कि एक एंटाइटी के रूप में, एक यूनिट के रूप में कहीं से ट्रांसफर हुआ आया। सो दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है एज ए होल। इस कार्बोनिल ग्रुप में भी दिस कार्बन and this carbon is the carbon number 3 of this butyryl group, और बीटा कार्बन ऑफ दिस ब्यूटाइल ग्रुप, इसका रिडक्शन हुआ कहां पर? कौन सा डोमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? Kr डोमेन। फॉर दिस एक्टिविटी Kr डोमेन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस डोमेन is DH domain ना सर। ये डीएच, ये प्रोडक्ट बनने के बाद डीएच डोमेन का एक्टिविटी आएगा नेक्स्ट स्टेप में, डिहाइड्रेशन में। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूज नहीं करोगे। Kr डोमेन इज एक्टिव नाउ वंस दिस एसिटोएसिटाइल group is present here to the ACP. Now because of the action of इसके प्रोडक्ट के बनने के बाद Kr ग्रुप थोड़ी एक्टिव रहेगा। Kr group is active during this process of reduction. That's why it is highlighted here. Kr domain is active. Now once this acetyl group is present on the ACP after condensation, और इस Kr ग्रुप की एक्टिविटी की वजह से यह रिडक्शन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH plus H plus। ठीक है, so this activity Kr group is responsible, Kr domain is responsible। okay, DH डोमेन के साथ तो इंटरेक्ट करेगा तब जब ये रिडक्शन हो गया तब, इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इट विल इंटरेक्ट विद DH डोमेन फॉर डिहाइड्रेशन वंस दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्या नाम है? डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। तो करेक्ट नाम होगा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। अगर सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP लिखोगे जैसे यहाँ फिगर में लिखा हुआ तो देन ये कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब सवाल उठेगा कि डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है। दोनों तरह के फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव है और सेल्स में पाए जाते हैं, भले डिफरेंट लोकेशन पर है। जैसे एल फॉर्म जो है वो मिलेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वहीं पर बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और डी फॉर्म कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहां पर फैटी एसिड का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, इतना समझ में आया? सेकेंड स्टेप इज क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? Now the third step in which dehydration will occur. So for this third step, DH domain is responsible. And
to this 4-phosphopentethene arm, this कौन सा ग्रुप है? बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइल is there. To this 4-phosphopentethene arm of the ACP, D-beta hydroxyl-butyryl group is attached, and this beta hydroxyl-butyryl ACP present in the 4-phosphopentethene arm. Because of the flexibility of this arm, now this group is presented in DH domain for its enzymatic action. Okay, and as a result of which the elements of water, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, are removed. Elements of water are removed, 2 hydrogen and 1 oxygen. From where? See where it will, ये कहाँ remove हुआ? This one. एक ऑक्सीजन, एलिमेंट्स ऑफ वाटर, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन भी गया, और एक यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा तो फुली अनसैचुरेटेड, फुली सैचुरेट नहीं होता, तो नॉट दिस वन, दिस हाइड्रोजन गोज, ठीक है, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर. तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये दोनों बीच में जो कार्बन है दैट बिकम्स मिथाइलिन, CH. तो CH हो गया, तो देन between these two CH groups double bond appears as a result of dehydration. So here the elements of water are removed from which carbon? Carbon number 2 and carbon number 3. This is carbon number 3, this is carbon number 2. Okay, ठीक है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, किसके कार्बन नंबर 2 किसके कार्बन नंबर 3 से? डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल ACP, इसके सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन से, डी बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरिल ACP के सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन से elements of water is removed, and the product is trans delta 2 butenyl ACP. आप सिंपल याद रखने के लिए सीधा लिख लो ऐसे कि डेल्टा 2 butenyl ACP. Delta means there is a presence of double bond at the second carbon position. So this is 1, 2 and third, this is the delta and the second carbon. Clear? Dehydration, and the enzyme is, for this process the enzyme is DH domain, and this is the product because of the activity of this enzyme, and then in the next step this product will interact in the ER domain for further reduction. तो प्रोडक्ट बनने के लिए DH डोमेन इज रेस्पॉन्सिबल, तो DH डोमेन में उस प्रोडक्ट का क्या है? प्रिकर्सर है, यहाँ पर दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो नाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दैट इज ट्रांस डेल्टा ब्यूटेनॉल ACP, and the enzyme is this one, DH domain. Full name is beta hydroxy acyl, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल, ये इसका सबस्ट्रेट का नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, ये ब्यूटेराइल है, ठीक है, यहाँ पर तो ब्यूटेराइल ACP ये प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन एंजाइम का नाम है एसाइल. क्यों? क्योंकि आगे सेकेंड स्टेप में ये लेंथ बढ़ते जाएगा, तो उस समय तो ब्यूटाइरिल रहेगा नहीं, हर स्टेप में 2-2 कार्बन बढ़ते जाएगा तो ब्यूटाइरिल रहेगा नहीं, तो नाम इसका है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल
ACP डिहाइड्रेटेज। तो यहाँ पर डिहाइड्रेज नहीं है, डिहाइड्रेटेज है। ओके, तेज लगा हुआ, डिहाइड्रेटेज, एंड दिस इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेज, डिहाइड्रेटेज। हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है। फोर्थ स्टेप का इनिशियल मॉलिक्यूल है आपका यही डेल्टा ब्यूटेनाइल एसीपी, और फोर्थ स्टेज का प्रोडक्ट है आपका, 1 सेकेंड, फोर्थ स्टेज का प्रोडक्ट है, क्योंकि अब ये डिहाइड्रेशन होगा फिर सेचुरेट हो जाएगा फुल्ली। डिहाइड्रेशन के बाद फिर फाइनल रिडक्शन हो रहा है, उसमें फुली सेचुरेट हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटाइल एसीपी। सो दैट विल बी फॉर्म्ड इन दिस at the end of fourth step. This is butyryl ACP in which all carbons are fully saturated except carbonyl carbon. Other 3 carbons are fully saturated. तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए ER डोमेन इज रेस्पॉन्सिबल। ER डोमेन का हो गया, दिस वन इज द सबस्ट्रेट। क्या नाम है सबस्ट्रेट का, डेल्टा ब्यूटेनॉइल एसीपी, ट्रांस डेल्टा ब्यूटेनॉइल एसीपी, एंड प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटाइल एसीपी। इस प्रोडक्ट के बनने में ER डोमेन इज द एंजाइम। ओके, ठीक है। ER डोमेन जो है वो एंजाइम है, इसका नाम है इनोइल एसीपी रिडक्टेज, ER इनोइल एसीपी रिडक्टेज। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑफ ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनॉइल एसीपी इज, दिस डबल बॉन्ड इज reduced और सैचुरेटेड। रिड्यूस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो ये रिड्यूस कर गया बॉन्ड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन, तो ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सैचुरेट हो गया विथ हाइड्रोजन। ओके, सो सैचुरेट होने के बाद ये बन गया आपका ब्यूटाइल एसीपी, और एंजाइम है बाय द एक्शन ऑफ इनोइल एसीपी रिडक्टेज। और यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में NADPH की आवश्यकता है। ओके, ये जो हाइड्रोजन आया यहां पर रिडक्शन में, वो एक 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ऐड हो रहा है। कैन यू नोटिस 2 हाइड्रोजन आर एडिंग अप हियर। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक एक था। यस कि नो, डबल बॉन्ड था, तो CH Yes, sir. हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आया, एक हाइड्रोजन आया NADPH से, एंड 1 हाइड्रोजन इज फ्रॉम दिस प्रोटॉन, और इसके रिजल्ट में क्या बना, NADP+, तो एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लिया, तो एक सम आप कंप्लीटली अगर टोटल कर लेंगे तो 1 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली निकला यहाँ क्या, 2 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन तो ये है ही H+, इसको डिटेल में आप समझिएगा तो ऐसे देखिए, एक H+ प्रोटॉन तो गया ही, और एक ये हाइड्रोजन है, इसको भी यू कैन ऐड, you can split it as 1 proton plus 1 electron। समझने के लिए हम बता रहे हैं। और ये बदल गया किसमें, NADP+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे भी निकला, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। हाइड्रोजन ऐसे ही ऐड नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन को
ऐड करने के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता है। यहाँ पर सीक्वेंशियल वे में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग निकल के, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग निकलेंगे टाइम पर, एक साथ निकला तो एटम बन गया, अलग अलग निकला तो इट विल अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, ये बॉन्ड पर अलग 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 रहेगा। नहीं, अगर साथ में रहेगा हाइड्रोजन तो दैट विल, हाइड्रोजन विल नॉट अटैक अलोन, ठीक है, तो रिड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है NADPH, जो कि सुटेबली फिर मतलब ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी एक एटम से। ओके, इतना समझ में आया? हेलो, Yes, sir. तो सेकंड Yes, sir. इंट्रोडक्शन। कहाँ थी सिमरन? तुम्हारा पंखा चल रहा था, वीडियो ऑन था। चलो Sorry, sir. फिर उसके बाद दिस इज द फोर्थ स्टेप। अब क्या होगा? अब आप देखिए, यह ब्यूटाइल एसीपी ग्रुप, ब्यूटाइल जो है वो कहां पर है? एसीपी के साथ है। अभी ब्यूटाइल ग्रुप जो है एसीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसका। अब यह ब्यूटाइल ग्रुप फिर ट्रांसफर होगा केएस डोमेन के थायोल ग्रुप पर। जैसे यहां पर केएस डोमेन चार्ज था एसिटाइल ग्रुप से, अब ये फर्स्ट साइकिल के बाद यह केएस डोमेन विल बी चार्ज विथ ब्यूटाइल ग्रुप। अब यह ब्यूटाइल ग्रुप विल एक्ट एज दिस एसाइल ग्रुप, एंड टू दिस एसाइल ग्रुप अगेन menonyl to this acyl group, sorry, this butyryl group is functioning as acetyl group, जो कि फर्स्ट साइकिल में जैसे हुआ था। और ACP ग्रुप विल, अब सेकेंड राउंड होगा इसका, तो ACP ग्रुप विल बी चार्ज विद द menonyl group and in the same way menonyl group will attack, जैसे कंडेंसेशन हुआ था, again the condensation will happen. Now what will happen after this condensation? This whole butyryl group which is present in the KS domain will be transferred to the menonyl group which is attached to the ACP domain. यानी यहां पर ये 4 राउंड होने के बाद ब्यूटाइल ग्रुप जो है वह एसीपी डोमेन में है। उसके बाद यह एसीपी डोमेन से ये ट्रांसफर हो जाता है केएस डोमेन के थायोल ग्रुप पर, क्योंकि केएस डोमेन का थायोल ग्रुप अब यहीं पर फ्री हो गया था जब वह एसिटाइल ग्रुप जो है आपका मेनोनाइल ग्रुप पर अटैक किया था, ट्रांसफर हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब केएस ग्रुप का थायोल ग्रुप फ्री है, ये फ्री चल रहा है आफ्टर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में भी फ्री है, थर्ड स्टेप में भी फ्री है, फोर्थ स्टेप में भी दिस केएस डोमेन का थायल ग्रुप इज फ्री। आई एम नॉट टू दिस थायल ग्रुप, दिस ब्यूटाइल ग्रुप जो है एसीपी डोमेन वाला, दिस विल बी ट्रांसफर्ड एंड नाउ दिस थायल ग्रुप ऑफ दिस एसीपी डोमेन इज फ्री नाउ, और यह फिर मेनोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा। जब मेनोनाइल और इस ट्रांसफरिंग में भी, जब ये लास्ट स्टेप में ब्यूटाइल ग्रुप बन गया, इस ट्रांसफरिंग में भी मैट डोमेन का रोल है। देखिए यहाँ भी ट्रांसफर में मैट डोमेन का रोल है। एसिटाइल ग्रुप को पहले एसीपी ग्रुप में भेजा, एसीपी ग्रुप से फिर केएस डोमेन में आया, मैट डोमेन का रोल है। फिर उसके बाद एसीपी डोमेन का चार्जिंग हुआ मेनोनाइल ग्रुप से, उसमें भी मैट डोमेन का रोल है। बाद में ब्यूटाइल ग्रुप जब बन गया, उसके बाद ब्यूटाइल ग्रुप को एसीपी डोमेन से फिर केएस डोमेन के थायोल ग्रुप पर भेजना है, वहां भी मैट डोमेन का रोल है। ओके, अब इसके बाद आ गया ये आपका केएस डोमेन में ब्यूटाइल ग्रुप। केएस डोमेन में आने के बाद आपका एसीपी ग्रुप का थायोल ग्रुप इज फ्री,
to this malonyl group is again attached. फिर से ACP चार्ज हो गया malonyl ग्रुप से. अब now that step becomes equivalent to this step. अब यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए कि ये सेकेंड राउंड ऑफ इलोंगेशन होगा, तो KS ग्रुप के थायोल ग्रुप के साथ यहाँ एसिटाइल ग्रुप ना होकर ब्यूटाराइल ग्रुप और ACP ग्रुप पर 3 कार्बन कंपाउंड मेलेनॉइल ग्रुप अटैच्ड है. तो सेकेंड पर अब 4 हो गया. अब फिर से उसका कंडेंसेशन होगा. ठीक है, कंडेंसेशन के रिजल्ट ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ब्यूटारिल ग्रुप प्रेजेंट इन द KS डोमेन का थायोल ग्रुप से वो दैट विल बी ट्रांसफर टू मेलेनॉइल ग्रुप. ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ऑफ द मेलेनॉइल ग्रुप और CO2 रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अब ACP ग्रुप पर क्या हो गया? ACP डोमेन पर 2 कार्बन जो मेलेनॉइल ग्रुप से अभी अभी आया वो प्लस 4 कार्बन लेंथ वाला जो ब्यूटारिल ग्रुप है वो KS डोमेन पर अटैच हो गया था. पहले APC से फिर ट्रांसफर हुआ, तभी बताया KS डोमेन पर वो 4 कार्बन वाला ट्रांसफर हो गया मेलेनॉइल ग्रुप. तो अब क्या है ACP डोमेन पर 2 कार्बन मेलेनॉइल ग्रुप से जो आया एसिटाइल ग्रुप बन गया. अब 1 कार्बन निकल गया और 4 कार्बन जो है ब्यूटारिल ग्रुप के वो चले गए. अब एज ए रिजल्ट ऑफ इट व्हाट यू हैव गॉट एट द ACP डोमेन 6 कार्बन skeleton. ओके, इतना समझ में आया? सेकेंड राउंड में क्या हुआ? फिर थर्ड राउंड होगा, यानी आफ्टर सेकेंड राउंड क्या हो गया? सेकेंड राउंड के 4th स्टेज पर अब 6 कार्बन वाला कार्बन स्केलेटन इज अटैच्ड टू द ACP डोमेन. यहाँ 4 अब 6 हो गया, 6 वाला आ गया. फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा KS डोमेन पर 6 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप. अब नाउ दैट 6 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप विल फंक्शन एक्ट एज दिस. जो पहला स्टेप में एसिटाइल ग्रुप था टेस्ट वो बन गया अब ये, और दैट विल अगेन बी ट्रांसफर टू द मेलेनॉइल ग्रुप इन द 4th स्टेप. ट्रांसफर जो हो रहा है वो KS डोमेन का एसाइल ग्रुप जा रहा है ACP डोमेन के एसाइल ग्रुप से अटैच हो रहा है. पहला आफ्टर द कंडेंसेशन एंड एट द एंड ऑफ 4th स्टेप जो इलोंगेटेड कार्बन स्केलेटन है दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ACP डोमेन टू द KS डोमेन. ठीक, अब KS डोमेन फिर चार्ज हो गया, वो दैट इज फंक्शनिंग एज एसाइल ग्रुप गिवर. समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है? सर 6 स्टेट चार्ज. क्या बोले? जोर से बोलिए.